जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं अक्षय मौर्य आज आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमारी विजय बैच की सीरीज कंटिन्यूस चल रही है, जो कि आज हम हिस्ट्री के थर्ड लेक्चर पे आ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एमसीक्यूज बेस में ये सीरीज कंटिन्यूस रख रहे हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एमसीक्यूज के साथ साथ मैक्सिमम फैक्ट हम कितने इकट्ठे कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहे। पसंद आ रही हो सीरीज तो आपको पता है क्या करना है। चलिए, तो आज का हम पहला क्या देखते हैं, क्वेश्चन क्या है जी। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लखनऊ कांग्रेस सेशन ऑफ 1960 इज नोटेड फॉर, किसके लिए जाना जाता है? ठीक है, द कंसेशन गिवन बाय द कांग्रेस टू द मुस्लिम लीग इन फॉर्मर एक्सपेक्टेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, पहला ये हो गया। द इलेक्शन ऑफ द मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, नहीं। द मर्ज ऑफ द मुस्लिम लीग विद द कांग्रेस टेम्परली, जी ये हो गया। और लास्ट ऑप्शन डी है जो नन ऑफ द अबव है। तो इसमें से अब हमें देखना है करेक्ट कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग हुई थी और इसमें हुआ था। अब इस लखनऊ सेशन में एक चीज आपको याद आएगी, लखनऊ पैक्ट जी। लखनऊ पैक्ट, उसमें क्या बोला गया था? यही बात तो बोली गई थी। क्या बोला गया था? रिलीजियस माइनॉरिटीज का एक्सपेक्टेशन या इलेक्शन में जोड़ा जाना, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये बोला गया था। लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच में हुआ? लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट हुआ है आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में। इसी चीज को लखनऊ, ये जो हुआ था ना, इनने अलाउ करा था, उसी को बोल दिया गया लखनऊ पैक्ट। तो चलिए, ये आज हमने इतना क्लियर समझ लिया। अब हम चलते क्वेश्चन सेकंड की ओर आज के। इसमें 25 क्वेश्चंस की स्लाइड रहती है, तो आप बताते जाना आपको कैसा लग रहा है, और हर चीज़ आप शेयर करना हमारे साथ, क्योंकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। और जितना ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि अब एग्जाम का पीक आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में पूछ लिया गया है। हकीम अजमल खान, जफर अली खान नाजी, आगा खान एंड मोहसिन उल मुल्क, हाँ लिखते, हसन इमाम नाजी, मौलाना मोहम्मद अली नाजी। तो राइट आंसर इसका होगा बी। अब हम आ जाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, वो भी कहाँ? ढाका में। ठीक है, ये चीज आप क्लियर रखना, ढाका में हुई थी। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट हमेशा पूछ लिए जाते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हुए थे? अब आगा खान, आगा खान जी का नाम भी कई बार पूछा जाता है। तो इसके जो पहले प्रेसिडेंट हुए थे सुल्तान मोहम्मद शाह। कौन थे? सुल्तान मोहम्मद या मोहम्मद शाह जी। इनको किस नाम से जाना जाता था? आगा खान थ्री जी, ये आप याद रखना। सुल्तान मोहम्मद शाह, जिनको एक नाम से जाना जाता आगा खान थ्री। तो कभी पूछ लिया जाए आगा खान थ्री का असली नाम क्या है, तो सुल्तान मोहम्मद शाह जी। चलिए दूसरी क्वेश्चन की ओर। इसमें अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां जितना इंपॉर्टेंट होगा अपन वहां डीप में जाएंगे। अब सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश टू प्रिजाइड ओवर द कांग्रेस सेशन एट इलाहाबाद इन 1888? इलाहाबाद की बात हो गई। एनिबेशन, पहली मुस्लिम वुमेन क्या थी? प्रेसिडेंट थी। एओयूम फाउंडर थे। डब्ल्यू वेडब्रम, नहीं पता जी, छोड़ दीजिए। तो जॉर्ज यूली जी जो थे पहले इंग्लिश कांग्रेस के पहले फर्स्ट इंग्लिश प्रिसाइड करने वाले, मतलब पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे जिन्होंने एक सेशन हेल्ड किया। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले कौन थे? तो ऑप्शन में क्या है? रफ़ी अहमद खिलवाड़ी, बरूद्दीन तैयब जी, अब्दुल खान आज़ाद और हकीम अजमल खान। अब इसमें से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला। कौन सा सेशन? थर्ड सेशन ऑफ INC इन मद्रास। अब ये किस ईयर में हुआ था ये क्वेश्चन? अगर आप हमारे साथ इस लेक्चर को देख रहे हो तो मुझे खुशी होगी, आप कमेंट करें और अपने व्यूज शेयर करें, कमेंट में शेयर करते रहे, जिससे हमारी टीम या मैं भी कभी कभी पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूँ। उसमें अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो मैं कोशिश करूंगा कि उस दिक्कत पे एक वीडियो जरूर लाऊं जी। अब
बरियुद्दीन तैयब जी के बारे में अपन कुछ जान लेते हैं। इनने मद्रास सेशन किस ईयर में आपको बताना है, 3rd सेशन था आईएनसी का मद्रास में। अब हम इनके बारे में एक चीज और जान जाते हैं, ये फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर है, कहाँ, हाई कोर्ट बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, है ना, तो ये आप याद रखना, फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट प्रेसिडेंसी, या हाई कोर्ट बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पहले व्यक्ति है कौन, बरियुद्दीन तैयब जी, ये आपको याद रखना चाहिए। अब आ जाते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड किसने दिया था, तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, स्टैनली साहब नहीं, विंस्टन चर्चिल अभी नहीं, लॉर्ड रामसे, ये सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, लॉर्ड रामसे ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव कम्युनल अवार्ड, फिर से क्वेश्चन दोहराया गया है, तो इसमें ऑप्शन है, इसमें देखिए आप याद रखिए सी और डी इन दोनों ने दिया, विंस्टन चर्चिल को भी कम्युनल अवार्ड मिला है, याद रखना। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। अब इसमें ये सीधे सीधे फैक्ट है, आपको ये याद रखना, कम्युनल अवार्ड क्यों दिए जाते, किस लिए दिए जाते, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और किसने इसकी शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी बंगाल अटैक्ड द आर्मरी एट द चित्तेगांव, चित्तेगांव पे किसने किया था आर्मर अटैक, तो सूर्यसेन साहब ने, सूर्यसेन साहब का जब नाम आ गया है, भगत सिंह है, जतिन दास चंद्रशेखर, तो ये जो जितने भी लोगों ने अटैक किया इनने सूर्यसेन साहब ने, तो सूर्यसेन साहब से हम क्या याद रख सकते, छोटी छोटी चीज़ें याद रख सकते सूर्यसेन साहब से, कि भाई इनने ये चित्तेगांव आर्मरी अटैक किया, फिर इनको हैंग किया गया, ये पहले इन्हें फांसी दे दी गई ब्रिटिशर्स द्वारा, इस केस में हैंग्ड हो गए जी, ये याद रख लो। यहाँ से याद कर लिया, जब ये हैंग्ड याद रख लिया तो अपन और क्या याद कर सकते सूर्यसेन के साहब के, कि भाई 12 जनवरी को इनको अटैक, 12 जनवरी 1934 को हैंग किया गया, ये चीज आप याद रखो, ठीक है। अब यहां से इसका तो करेक्ट आंसर ए हो गया। अब आ जाते हैं अपन भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है भगत सिंह। क्यों भगत सिंह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनने क्या किया 1928 में, क्या किया 1928 में, याद रखो, HRSA हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का निर्माण किया, सॉरी हल्की सी गलती, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का किसने निर्माण किया 1928 में, भगत सिंह जी ने। ये एक फैक्ट आ गया हमारे पास। लाहौर कंस्पिरेसी में ये रहे, ठीक है। 1926 में नौजवान भारत सभा का इनने वो किया, 1926 में नौजवान भारत सभा, ये हो गई 1926 की कहानी इनकी। 28 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, 26 में पहले नौजवान भारत सभा, फिर इसी और क्या हो सकता है, ये किस कॉन्स्पिरेसी में इनको सजा दी गई थी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी में सजा दी गई थी इनको जी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी में ये शामिल रहे। ये हाँ हो गई। अब यहाँ से एक चीज आती है निकल के, क्या भगत सिंह ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था, जी हाँ, याद रखना उनने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था। ये चीज हो गई। 26 में क्या बनाते हैं, नौजवान भारत सभा, ठीक है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी में इनको रहा, इनको फिर फांसी दे दी गई इस चीज में, जिसमें से आज भी लोग कहते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते, पर सबके अपने अपने व्यूज होते, सब इतिहासकार के, तो हम उस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे। हमें जो इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ेंगे। और इनने सपोर्ट किनका किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम, गांधी जी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब आ जाते जतिन दास के बारे में। जतिन दास के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते। ये भी लाहौर कॉन्स्पिरेसी में थे और ये मरे कैसे, हंगर स्ट्राइक की वजह से, याद रखिएगा। ये हंगर स्ट्राइक की वजह से एक्सपायर हुए थे, इनको फांसी नहीं दी गई थी। जतिन दास जी लाहौर कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। 63 डेज का इनने हंगर स्ट्राइक किया था। क्या किया था, हंगर स्ट्राइक। ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, कहीं भूलिएगा मत।
अब आ जाते हैं चंद्रशेखर, ये मेंबर है HSRA के जी, और पहले व्यक्ति है जिनने क्या लीड किया था मिलिटेंट यूथ को, और इनने खुद को गोली मार ली थी। इनने कहा था कि ब्रिटिशर्स की गोली खाने से अच्छा हम खुद की गोली से मार ले। यहां तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई है जी। अब चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली स्टेटेड कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी। भैया महात्मा गांधी के सत्याग्रह के क्या प्रिंसिपल थे, आप सभी को सबको पता है, नॉन वायलेंस था जी हाँ, तो नॉट पूछा है रॉन्ग, तो ये गलत हो गया। ट्रुथफुलनेस ये गलत हो गया, फियरलेसनेस ये गलत हो गया, तो एक्सिस्टेंस ये सही हो गया इसमें। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के लीडर कौन थे भैया? MN जोशी साहब। जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, PM साहब थे, ये तो आपको बहुत बार बता दिया। इनने एक और ले आए थे प्रियम्बल की जो रचना है करने वाले, ये कौन? जवाहरलाल नेहरू। कब की थी, किस नाम से की थी, आपको हमें बताना है, इतिहास से ही लिया गया है। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा महात्मा गांधी जी के बारे में, क्योंकि महात्मा गांधी जी का कंटिन्यू बात आ रही है। तो इनका जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को जी। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म कहाँ होता है? गुजरात में ही होता है जी। अब साउथ अफ्रीका, सबसे इंपॉर्टेंट घटना साउथ अफ्रीका जाने की, कब गए? 1893 में गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट घटना है उनकी। और साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आ गए वापस? ये यहाँ से भारत का इतिहास बदलना चालू हुआ और यहाँ से भारतीयों में एकत्रता आ गई। 1914 में महात्मा गांधी वापस आ गया। आप 1915-14 बोलते, 14 माने 14, तो महात्मा गांधी वापस आ गए भारत। अब महात्मा गांधी पे जितना ज्यादा बोला जाए उतना कम है। तो आपको पता है जब वो इंडिया में उन्होंने यूनिटी की, लोगों को एकत्रित किया, एक किया और फिर सत्याग्रह किए। तो हम उनके बारे में आगे भी कई लेक्चर्स जो आने वाले हैं उनके डीप नॉलेज लेंगे, पर इतना भी आपको काफी कि साउथ अफ्रीका कब गए? 1893 में। वापस कब आए इंडिया में? 1914 में। उसके बाद की घटनाएं हम आगे समझते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम सारी घटनाएं समझेंगे। हु अपोज टू द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज बाय द कांग्रेस। किसने मिनिस्ट्रीज का अपोजिशन किया था? अब्दुल गफर खान जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी। ऑल द अबव, तीनों लोगों ने मिनिस्ट्रीज बाय द कांग्रेस का फॉर्मेशन का खिलाफ किया था। अब अब्दुल गफर खान, इनको एक नाम से और जाना जाता है फ्रंटियर गांधी, याद रखना, ये चीज आप याद रखना, फ्रंटियर गांधी इन्हीं का नाम है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where did the first great experiment of सत्याग्रह comes in 1917? तो आपको सभी को पता है चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट ग्रेट सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। बहुत स्टार्टिंग गांधी जी का स्टार्टिंग हुई इंडिया में सत्याग्रह की। इसके पहले वो साउथ अफ्रीका में करके आए थे और काफी अच्छा काम किया था। जैसे टॉल्स्टॉय फार्म साउथ अफ्रीका में बनाया। कब बनाया, डेट कमेंट करो, आप बताओ और हमें, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। क्या था? फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जी, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह होने का मेन रीजन क्या था? नील की खेती। नील की खेती से वहां के किसान परेशान हो चुके थे और उनकी सारी फसलें, जमीनें बंजर हो रही थी। तो गांधी जी की मदद ली गई और नील की खेती के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया चंपारण सत्याग्रह नाम से। तो क्या? फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये याद हो गया। अब हम आते हैं दूसरा, हमारा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, अहमदाबाद। अहमदाबाद से हमें क्या याद आता है? मिल स्ट्राइक, 1918 की मिल स्ट्राइक। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, अब वहां जाने से अच्छा इधर लिख दूं, ऐसा एरो बना के लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मिल स्ट्राइक कब? 1918 में, ठीक है। कब? कॉटन वर्कर्स जो थे उस समय के, वो अपना क्या वेज बढ़ाने की बात कर रहे थे, ठीक है। पर उसी समय चल रहा था प्लेग, कि भाई
वेज बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो, कुछ तो दो। तो प्लेग की वजह से ये था, तो इस चीज पे हो गई डिबेट वहां पे। जब वो डिबेट चली तो वो आंदोलन में बदला और इसलिए गांधी जी इस मिल स्ट्राइक में उतरे और मजदूरों का साथ दिया। अब आप बताना कितने परसेंट पे उनने डील फाइनल कर दी थी, कितने परसेंट पे जी? वो चाह रहे थे 50% हाइक, ये लो मैंने बता दिया। कितने परसेंट पे डील हाइक फाइनल कर दी थी गांधी जी ने। और अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। स्ट्राइक थी जी, ये चीज हो गई। अब इससे ज्यादा आप हमें इसमें कुछ समझना नहीं है। चंपारण फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। चलिए, गांधी जी के बाद आने से एक यूनिटी हुई थी, सब एक हो रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ रोलेट एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1919 में एक रोलेट एक्ट पास होता है, क्या था? डिस्पेंसिव विथ ऑर्डिनरी प्रोसीजर फॉर द ट्रायल एंड एक्यूज पर्सन एंड टू सिक्योर एबिटेटरी कन्फर्मेंट। हाँ भाई, यही था ए, बाकी तीनों गलत है। मतलब इससे क्या आया था रोलेट एक्ट से? सिडिशन, जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिडिशन का मतलब सरकार किसी को भी अरेस्ट कर सकती है अगर वो देश के खिलाफ या सरकार के खिलाफ एक्शन ले रहा है, सिडिशन एक्ट। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना। और इसी एक्ट को क्या बोला गया? ब्लैक एक्ट। किसके द्वारा? अब देखो फिर से उन महान व्यक्ति का नाम आ जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। देखिए उसने मतलब बहुत जागृत व्यक्ति थे। आपको समझिए 24 साल में साउथ अफ्रीका जाके वहां केस लड़ सकता है, तो वो कितने ज्यादा नॉलेजेबल हो गए जी। अब रोलेट एक्ट का एक और नाम था डिफेंस ऑफ इंडियन रेगुलेशन एक्ट। क्या नाम है? डिफेंस ऑफ इंडियन रेगुलेशन एक्ट 1915। किसके द्वारा? सर सिडनी रोलेट के द्वारा, इसलिए इसका नाम पड़ गया रोलेट एक्ट। इसका ओरिजिनल नाम क्या है? डिफेंस ऑफ इंडिया, सॉरी इंडियन नहीं है, इंडिया मेरे मुंह से निकल गया, इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 जी। ये चीज हो गई आपको सिडनी जी के द्वारा। और इसी के खिलाफ इंडिया की पहली मास स्ट्राइक हुई थी, फर्स्ट मास स्ट्राइक अगेंस्ट इट। कौन सी स्ट्राइक हुई थी आप बताइएगा? पहली मास स्ट्राइक कौन सी थी जहां हर एक व्यक्ति जुड़ा था, हर एक व्यक्ति ने साथ दिया था? चलिए, यहां से आपको क्लियर हो गई रोलेट एक्ट का नाम क्या? डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915। किसके द्वारा? सिडनी रोलेट जी के द्वारा, इसलिए इसको रोलेट एक्ट बोला गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 1 अप्रैल 1919 फर्स्ट मार्क द ब्रिचुअल मस्कर ऑफ जलियांवाला बाग। विच वॉज द ओकेशन ऑफ गैदरिंग ऑफ जलियांवाला बाग ग्राउंड फ्रॉम द मस्कर टुक प्लेस। कहाँ भाई, किस वजह से, क्या हुआ, ये हमें देखना पड़ेगा। कंडक्ट ऑफ दैट एंड लोकल लीडर्स ऑफ पुलिस कस्टडी नहीं, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट पासिंग नहीं, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट द जनरल रूड बिहेवियर ऑफ जनरल डायर नहीं, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ पॉपुलर लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन किलची एंड डॉक्टर सत्यपाल। जी भाई बिल्कुल सही बात है। इस समय घटना घटित हुई थी सॉरी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, कि हमने एक चीज समझी कि ये हुआ क्यों। देखिए, जलियांवाला बाग की कांड के पहले अनस्टेबिलिटी तो गवर्नमेंट ने 144 लागू कर रखी थी कि कोई एकत्रित नहीं होगा और किसी को भी निकलना है तो पास लेके निकले। काय का पास? जैसे कोविड में आपने पास लिए थे ना, ऐसे पास लेके घर से बाहर निकले। तो क्या हुआ, जब जनरल डायर को ये खबर मिलती है कि जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हो गए हैं और वहाँ के लोकल लीडर्स के द्वारा इसमें ये बोला गया ये जो मीटिंग हो रही है ये इनको छुड़वाने के लिए हो रही है, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने रिएक्शन किया। बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। क्या था? लोग आसपास के गांव से लोहड़ी मनाने आए थे, तो उसमें जनरल डायर ने जो जाते ही साथ रिटेलिएट करा, फायरिंग कर दी, मतलब वेट नहीं किया, ना समझा, ना वार्निंग दी, तो वो गलत किया था और कई लोगों की मौत हुई थी। इस वजह से इंडिया में इसको जलियांवाला बाग को चेक करने के लिए कौन सा कमीशन आया था आप बताइए, जिनने रिपोर्ट दी थी, है ना? तो ये हो गया। अब हम आते हैं, ये चीज आप समझ गए ना क्यों हुई थी, ये सारी चीजें। अब इसके तहत आप याद करो कि अगर कोई कांड हुआ बहुत बड़ा, जिसे वेस्टर्न चर्चिल साहब ने तक कहा कि भाई गलत है, फिर गलत बोला, फिर एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम क्या था?
चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट में। Why was नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड इन 1920? 1920 में क्यों लॉन्च की गई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? टू अपोज द इंडियन गवर्नमेंट फेलियर टू रिस्टोर अथॉरिटी, नहीं, टू अपोज द इंडियन गवर्नमेंट फॉर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, ऑल द अबव, नन ऑफ द अबव, ऑल द अबव, तो अपोज फेलियर रिस्टोर अथॉरिटी नहीं जमा पा रही थी, खिलाफत, देखो नॉन कॉपरेशन, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, नॉन कॉपरेशन अलग पार्ट है और खिलाफत मूवमेंट अलग है, इन दोनों को मर्ज किया गया गांधी जी के द्वारा और एक मास मूवमेंट लाया गया जिसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के इंडियंस की यूनिटी थी हिंदू मुस्लिम की, और गांधी जी के द्वारा कहा गया कि इससे ज्यादा अब यूनिटी हमें इंडिया में शायद ही देखने मिलेगी। तो आप समझिए कितने दूरदृष्टि थे वो व्यक्ति। तो इन दो ऑल द अबव सही है। अब खिलाफत मूवमेंट क्या है सर, अब ये समझा दो आप, बहुत सारी चीजें तो हमें याद हो जाएगी। खिलाफत मूवमेंट कुछ नहीं है, जो कि तुर्क के खलीफा थे उनको ब्रिटिशर्स ने हरा दिया, उनको उनकी जगह से हटा दिया और अपना सत्ता जमा लिया। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के टैंक पे, उस वजह से पूरे खलीफा इनके हेड होते हैं, तो उस वजह से मुस्लिम्स के हेड है, तो मुस्लिम्स कम्युनिटी में नाराजगी हुई और ये खिलाफत आंदोलन पहले मुंबई फिर दिल्ली में चालू हुआ, फिर इसके साथ मर्ज हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। यहाँ तक याद रखना ये सारी चीजें। और किसने चालू किया, उनके नाम आप बताना, थोड़ा तो आप भी R&D करो ना साथ में। मैं तो हुई, फिर आखिरी में जब नहीं मिला कुछ कमेंट कर देना, मैं तो दूंगा ही, पर थोड़ी R&D आप भी करो, हमें भी अच्छा लगेगा। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से आते हैं हम। विच ऑफ द ईयर वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड? सस्पेंड क्यों हुई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? आपको याद होगा 1922 चौरा चौरी कांड, पुलिस थाना जला दिया गया, गांधी जी ने अपनी मास मूवमेंट एकदम से रोक दी। ठीक है, ये आप ऐसे याद करो, ऐसे छोटी छोटी स्टेप से आप चौरा चौरी कांड में अच्छा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, ऐसे याद होगा तो आपके फैक्ट्स भी याद होंगे। कॉन्सेप्ट पे काम करो, कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स अपने आप याद हो जाएंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट, देखो चौरा चौरी द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया, हमें पता ही नहीं था। द क्राउन बर्न द पुलिस स्टेशन एंड किल 22 पुलिसमैन ड्यू टू द वायलेंस, गांधी विथड्रू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देखिए ये आ गया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नहीं ये सारे गलत है। ऐसे काम करने हमें जिससे जल्दी याद हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज लॉन्च अलोंग द खिलाफत मूवमेंट, देखो अभी समझाया था मूवमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है ना, तो एम की जगह ई, ठीक है। तो क्या था बताओ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विल बी द करेक्ट। देखो कितनी जल्दी याद हो गया जब स्टोरी समझा दी आपको। अब स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोसिएशन, ये सारी स्टोरी हम आगे भी समझेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। द नेशनल लीडर ऑफ कांग्रेस हु वेयर इन द फेवर ऑफ द बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 1922 वेयर नोन एज, किसने बोला था? देखो दो होते हैं, चेंजर्स, नो चेंजर्स, नो चेंजर्स ने बोला। इनमें डिफरेंस क्या है ये हम आगे जाके समझेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में सारी चीजें समझेंगे। अब मैच द फॉलोइंग आ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, चलिए आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे होगा, चलिए छोड़िए मैं बता दूंगा इधर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक्ट ऑफ 1855, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1855, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरेक्टी अजप्शन ऑफ पावर एंड ब्रिटिश क्राउन। तो ए का हो जाएगा डायरेक्टी 2, बी का हो जाएगा 1, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी थी, और सी का हो जाएगा 3, सॉरी सी का हो जाएगा 3, अजप्शन ऑफ पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते क्योंकि पढ़ना जरूरी है, आज हम वो कंप्लीट कर लेंगे। क्या GOI, धीरे धीरे अपन सारे एक्ट करते जाएंगे। GOI 1919, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी ये जाना जाता है जी, ये भी इस नाम से जाना जाता है जी। डायरेक्टली आपको पता ही चल गया। अब इसने क्या किया, मॉन्टेगू कौन थे भाई? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, याद रखना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये कौन थे? फिर वाइसरॉय थे इंडिया के उस समय। ये चीज हो गई, हमने एक बेस समझ लिया छोटा सा कि भाई मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है, ये कौन व्यक्ति थे, इनके बारे में भी तो हमें जानकारी हो। अब इसमें एक चीज हुई, आज की जो हमारी स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, वो इससे ली गई सारी लिस्ट।
ठीक है, ये हो गया। अब बाइकैमरलिज्म आया इंडिया में, अपर हाउस लोअर हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस को क्या बोला गया, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट कौन, काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस, और लेजिस्लेटिव असेंबली कौन, लोअर हाउस। जी ये चीज हो गई। चलिए ठीक है, अब यहां से आगे बढ़े जैसे ही हम, तो हमें पता चला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में बजट वर्ड जो है पहली बार यूज किया गया। ये चीज हमने जैसे ही समझी बजट वर्ड के बारे में, काय के लिए प्रोविंस बना सकता है, ये सीधा हमने समझ लिया। बजट वर्ड नहीं, बजट फॉर प्रोविंस, ये हमने समझ लिया। लिस्ट समझ ली, हायर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट ने बोला कि भाई एक हाई कमिश्नर रिप्रेजेंट होगा इंडिया की तरफ से, कहाँ, लंदन में, जो 6 साल रुकेगा। ठीक है, ये चीज हो गई यहां से। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को अगर आपको समझना है, अलग से एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में समझा दीजिए। इससे ज्यादा अपन फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे जिससे वो आपको याद हो जाएगा क्यों किस वजह से बनाया गया। Which of the following year was the national flag of India first displayed? पहली बार कब डिस्प्ले हुआ था? तो 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं सब बताऊंगा आपको समय के साथ साथ। चलिए आगे। मैच द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी कब बना, बता दिया। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, साइमन कमीशन, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इसमें से देखो एलिमिनेशन मेथड सिखाता हूँ आज मैं थोड़ा सा, है ना, देखना, पसंद आएगा तो शेयर कर देना। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी ये तो सबको पता है, ये हो गया 1885। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म सबको पता है 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। अब हमने देख लिया भाई ए का 2 है, बी का 3 है। ए का 2 है, बी का 3 है, कहाँ कहाँ गिवन है, सी में गिवन है ना जी, ए में तो नहीं है, डी में है 4 2 1 नहीं, तो ए का 2 है और बी का 3 है, कहाँ गिवन है, ऑप्शन ए अकेले में। ए का देखिए अब 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। सी का 4 क्या हो गया, 1927, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ये चीज ऐसे एलिमिनेट की जाती है, ये चीज ऐसे सीखो आप कि कितने ज्यादा, कभी कभी ऐसा होता है आपने नहीं पढ़ रखा। अब ये देखो इसमें भी अपन एलिमिनेशन, लॉर्ड वेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब कौन क्या लाने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ये आपको दिखेगा नहीं, मैं लिख दूंगा, है ना। तो पहले हम देखेंगे जो हमें याद है, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक का है सब्सिडरीज अलायंस, ये चीज कर ली हमने। और किसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाने वाले, ये हमने समझा। अब लॉर्ड वेस्ली, अबॉलिशन ऑफ सती, है ना, और परमानेंट सेटल डलहौजी, तो ये हमने समझा। देखो इनमें से 4 में से कुछ भी याद है, जैसे अब हमें 2 याद है तो हमने बना दिए। अब ऑप्शन देखो, अगर हम सी का 4 और डी का 2, सी का 4 डी का 2 नहीं, ए विल, सी का 4 डी का नहीं, सी का 4 डी का 2 नहीं, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। तो ऑप्शन सी, है ना, ये आप देख लो, नीचे वो दिख नहीं रहा है तो इस वजह से आप इधर से कर लो, है ना। अब आ जाओ इधर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी ओपन इन 1857? पहली यूनिवर्सिटी कहाँ खुली 1850? कलकत्ता में। किसने खोली, क्या खोली, अपन आगे समझेंगे। पुट द फॉलोइंग इवेंट करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर। परमानेंट सेटलमेंट, सब्सिडीज और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पहला पार्टीशन ऑफ बंगाल। सही क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, देखो परमानेंट सेटलमेंट होगा तो दिस विल बी द फर्स्ट, अगर क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जमा है। फिर क्या होगा, सब्सिडरीज अलायंस, अभी तो रूल कर ही नहीं रहे ना। फिर क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अभी तो सब काबू कर रहे हैं। देखो आप एक चीज समझो, कितना बेहतरीन क्वेश्चन, कितने सरलता से, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कहीं आप जा रहे हो किसी देश में राज करने, तो क्या आप डायरेक्ट उसका बंटवारा कर दोगे? नहीं ना, जब तक आपका खुद का एक रूल, एक कंट्रोल स्टेब्लिश नहीं होगा आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या, परमानेंट सेटलमेंट क्या होगा, रेवेन्यू के लिए। सब्सिडी, अब जो नहीं जोड़ना चाह रहे उनको अलायंस के 2, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पता ही है आपको, बता दिया 4, और क्या है लास्ट 1 2 3, है ना।
और पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब आपका रूल साबित हो जाएगा, काबू हो जाएगा, तो ये 4 नंबर पे, मतलब ऑप्शन हमारा बनेगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 कहाँ गिवन है? ऑप्शन सी में गिवन है। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following was not involved in the incidents relating throwing a bomb in Central Legislative Assembly in 1829? कौन इसमें नहीं थे? बी के दत्त, सरदार भगत सिंह, खुद खुदीराम बोस। खुदीराम बोस साहब इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम लोग आपके लिए पेपर एग्ज़ाम के पहले एक वीडियो अपलोड कर देंगे साथ में, ठीक है। और अब हमारा जो है, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का, देखिए अगर आप एंड तक देखिएगा तो हमें अच्छा लगेगा, सब्जेक्ट का बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करें, कहाँ? कमेंट बॉक्स में, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे आज से, ठीक है। ये हमारी अब इंडो डिफेंस अकेडमी की न्यू प्लानिंग है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट काम किया जाए, क्योंकि फैक्ट तो हर जगह मिल रहा है। कॉन्सेप्ट पे आपका एक बार काम हो जाए, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो जाए, तो समझो आप सब कुछ कर सकते। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स।